आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण तिवारी और हमारे खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। गुफ्तगू एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कई शख्सियतें हमसे रूबरू होती हैं। यहां पर उनके जिंदगी के कई फलसफे तो हमारे सामने आते हैं, लेकिन सबसे जरूरी वो बातें होती हैं जो आपके और मेरे लिए बहुत काम आए जिंदगी में। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सुनना चाहिए, उनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। मसलन एक ऐसा शख्स जो पैदाइशी सेलिब्रिटी हो, यानी कोई सेलिब्रिटी के घर में पैदा हो जाए, इनका बेटा है, उनका बेटा है और सुपरस्टार का बेटा हो, एक बहुत बड़े नाम का बेटा हो, तो उसके बाद में फिर कहानी जो है बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। बाद में ये बच्चा आकर अपनी जिंदगी में भी चाहता है कि वो भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। मैं बात कर रहा हूं जाने माने, अपने जमाने के जाने माने एक्टर जॉनी वॉकर साहब के बेटे नासिर खान साहब की। मशहूर अदाकार और कॉमेडियन जॉनी वॉकर के बेटे नासिर खान ने अपने एक्टिंग करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं। मॉडलिंग से छोटे पर्दे और फिर बॉलीवुड में कदम रखने वाले नासिर खान बागबान, लंच बॉक्स, लज्जा और वजीर के साथ ही कई बड़ी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। हालांकि नासिर खान ने फिल्मों में ज्यादातर नेगेटिव किरदार ही निभाए हैं, लेकिन ये हर किरदार में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। साथ ही टेलीविजन की दुनिया में नासिर खान का नाम कामयाब सितारों की फहरिस्त में शुमार होता है। उन्होंने अपने करियर में न सिर्फ अदाकारी की बल्कि एंकरिंग और डबिंग भी की और साथ ही OTT पर भी खूब नजर आ रहे हैं, जिसमें हीरा मंडी बेहद मकबूल रही। तो ये था नासिर खान साहब का सफर। नासिर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। नासिर भाई, शुरुआत में तो ये बताइए, ये खान कहां से आ गया? मतलब कोई आपके परिवार में ऐसा नहीं है जिसके टाइटल में खान लगा हो, और एक आप हैं जिसमें नासिर खान हम देखते हैं कि। सबसे पहले तो गुफ्तगू पे बुलाने के लिए सबका शुक्रिया। और आपने जो एक अभी कहा कि जॉनी वॉकर साहब के बारे में इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता, वो गलत है। मम्मी जानती हैं या महमूद साहब जैसे लोग जानते हैं, जो उनको आपसे पहले से जानते हैं, आप जिंदगी में बाद में। करेक्ट। दिलीप अंकल है, BR जो कितने सारे लोग हैं जो डैडी को मुझसे बेहतर जानते थे। बट हाँ, आप मेरा सफ़र कह लो या मेरी सफ़रिंग कह लो, जिस लैंग्वेज में आप कहना चाहोगे, बट वो जर्नी है जो अभी भी चली रही है एंड आई एम एंजॉइंग इट। तो जर्नी की शुरुआत जब हुई थी तो नाम मेरा आता था नासिर, शुरुआत की TV सीरियल्स में या फिल्मों में। फिर खान कहाँ से लग गया मुझे भी नहीं पता। मैं खुद था, अच्छा यार ये नासिर खान कैसे आ गया? तो बोले अच्छा आप खान नहीं हो? बोले नहीं मैं खान नहीं हूँ। तो बोले नहीं, अब वो आ गया। तो वो मुझे भी नहीं पता कब, कहाँ, कैसे, पहली बार किस प्रोजेक्ट में खान लग गया। फिर वो नासिर खान ही चलता रहा। एंड अब ये साल जाके मैंने पहली बार कॉन्शियसली डिसीजन लिया है कि मैं अपने नाम में थोड़ी सी तब्दीली लाऊंगा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं नासिर वॉकर के नाम से जाना जाऊँ। क्या बात है। क्योंकि जब मैंने करियर शुरू किया था तो मैंने डैडी से कहा था कि मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ, और डैडी ने कहा था कि मैं भी नहीं चाहता कि तू किसी को बोले कि तू मेरा बेटा है, और ना मैं किसी को फ़ोन करने वाला हूँ तेरे लिए, क्योंकि ये लाइन, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जब किसी को पता चलेगा कि तू मेरा बेटा है तो वो तुझे ऑफिस बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ना कोई बोलेगा नहीं और काम कोई देगा नहीं, तू गोल 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 घूमता रहेगा। तो अगर तू अपने नाम से जाता है तो धक्के भी तू ही खाएगा, नाम भी तू ही कमाएगा, और जो भी तो आगे चल के हासिल करेगा या नहीं करेगा, तो ही सेड के जो तेरा सक्सेस होगा और जो तेरा फेलियर होगा वो सिर्फ तेरा होगा। क्योंकि जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो क्रेडिट खुद लेता है कि मैंने ये किया, मैं इसकी वजह से सक्सेसफुल हो गया।
लेकिन जब आदमी फेलियर होता है ना तो वो कहता है कि इसकी वजह से मैं फेल हुआ, तो उसमें माँ बाप का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को फेलियर मानते हैं, सक्सेस मानते हैं? आप अभी तक की जिंदगी का आकलन कैसे करते हैं? मैं ये कंपैरिजन करता हूँ, लेकिन मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि जितने पॉपुलर और फेमस मेरे फादर थे जॉनी वॉकर, मैं उतना पॉपुलर या फेमस नहीं हूँ जितने डैडी थे। हाँ, शायद शाहरुख हैं, सलमान हैं, बच्चन साहब हैं, उस कैटेगरी में। जैसे डैडी का जो नाम था, डैडी का जो दौर था, उनके नाम पे फिल्में बिकती थी, ऑल इंडिया क्लोज होती थी। दैट वाज द स्टार पावर ऑफ जॉनी वॉकर। तो मेरा वैसा स्टार पावर नहीं है, मेरी वैसी कामयाबी नहीं है, मेरा वैसा नाम, वैसा शोहरत नहीं है, लेकिन हाँ, जितना सुकून और पीस ऑफ माइंड डैडी को था उतना मेरे पास भी है। एंड आई थिंक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द पीस ऑफ माइंड, जो सुकून होता है, एक कंटेंटमेंट, एक खुशी। जैसे मैंने कहा, आप उसे सफ़र कह लो या सफ़रिंग कह लो, वो एक जर्नी है, वो चल रही है, और अब एक जर्नी ने एक नया मोड़ लिया है, तो वो मुझे मज़ा आ रहा है। उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी जो बात कही उसका एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है। और जॉनी वॉकर साहब के बारे में मुझे जो एक जानकारी है वो ये कि शायद आप ही से बातचीत में समझा रहे हैं कि मैं जब गरीब था तब बहुत मेहनत करता था, बहुत काम करता था। अब मैं अमीर हूं तो भी मैं उतना ही काम कर रहा हूं, तो मेरी अमीरी और गरीबी में कोई फर्क नहीं है, तो ये गधा हमाली क्यों की जाए। इसीलिए आपके मन में कहीं इससे विरक्ति का भाव तो नहीं आ गया? क्योंकि वो मेहनत करने का तो आपको शायद अवसर नहीं मिला होगा जो पापा ने कंडक्टर के तौर पर करी, साइकिल पर करतब दिखाया, आइसक्रीम बेची, वो सब तो आपको नहीं करना पड़ा होगा। नहीं, ये देखिए, मेहनत दो किस्म की होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है मेंटल। तो मुझे लगता है कि जो बीते ज़माने के लोग थे वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, इसीलिए वो फिजिकल मेहनत को झेल पाए और कुछ अचीव कर पाए। सिर्फ मेरे फादर नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे और लोग हैं। आज जो जनरेशन है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे से जो यंगर जनरेशन है, आज आई थिंक वो मेंटली कमज़ोर हैं, इसलिए उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेस इतनी नहीं होती है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है। और जैसे आपने कहा कि हाँ, मुझे वो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस नहीं था जब मैंने काम शुरू किया, बिकॉज़ जब मैंने शुरू किया तो मेरा काम होता गया, चलता गया। मैंने एक ऐड कर ली, वहाँ से किसी ने बोला कि यार तेरी आवाज़ बड़ी यंग है, डबिंग करेगा क्या? तो मैंने कहा करूँगा। मैंने कभी ना नहीं कहा, करूँगा। फिर मैंने अलादीन के लिए डबिंग की हिंदी में, जो टीवी सीरियल आता था। फिर वहाँ से था कि म्यूज़िक वीडियो करेगा क्या? डांस अच्छा करता है, मैंने म्यूज़िक वीडियो किया। फिल्में करेगा क्या? हाँ, फिल्में करूँगा। विलेन बनेगा क्या? हाँ, बन गया। टीवी करेगा क्या? हाँ, कर गया। तो मेरा जो काम है, काम का सिलसिला चलता रहा, चलता गया टिल 2007। फिर मैंने एक ब्रेक लिया 6-7 साल का। मैं इंडस्ट्री छोड़ के मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। अमेरिका चले गए थे शायद? अमेरिका चला गया था, कंपनी अमेरिका की थी। तो मैं हेड ऑफ ऑपरेशंस इंडिया का था, कोल की कंपनी थी, तो उसमें मैं हेड ऑफ ऑपरेशंस फॉर इंडिया था। तो 6 साल मैं इंडस्ट्री से एकदम कट के, अलग हट के, दूर निकल के मैं वहाँ था। और फिर 2014-15 में आई केम बैक, एंड आई थिंक 2014-15 में वाज जब मेरा एक्चुअल स्ट्रगल शुरू हुआ, जो बिकॉज तब तक पूरी इंडस्ट्री चेंज हो चुकी थी, कास्टिंग डायरेक्टर्स नाम की चीज़ आ चुकी थी, क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स आ चुके थे, क्रिएटिव डायरेक्टर्स आ चुके थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं, इनसे कैसे मिलूं, बिकॉज मैंने पहले कभी फ़ोटो नहीं खिंचाया, मैंने कभी पोर्टफोलियो नहीं किया, ऑडिशन नहीं किया कभी। तो ये था कि नहीं, अब जाके मिलना पड़ेगा, कैरेक्टर में सूट होता है कि नहीं। ऐसे नहीं भाई, वो तो प्रोड्यूसर बोलेगा पैसा ओके, डायरेक्टर बोलेगा मुझे ये एक्टर चाहिए, तो हो गया। क्योंकि पहले डायरेक्टर होता था, प्रोड्यूसर होता था और एक प्रोडक्शन वाला होता था। ये 3 लोग मिलके फिल्में बनाते थे और टीवी सीरियल बनाते थे। नाम और प्रोजेक्ट भी बताइए ना, कौन कौन से लोगों से उस समय पर मिल रहे थे, किन के पास जा रहे थे, कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे थे? नहीं, बहुत सारे थे। और जब मैं जाता था तो बोलते थे कि आप कौन, आपने क्या किया, तो फिर मैंने सोचा कि अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया, उससे अच्छा बोल दो मैं कोई नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने वैसे शुरू किया। किसी को नहीं बताया कि आप जॉनी वॉकर के? नहीं, ना तब बताया था, ना जब 2014-15 में मैंने काम शुरू किया तब बताया कि मैं फॉरगेट जॉनी वॉकर का बेटा, कि मैं पहले भी काम कर चुका हूँ,
कि 1995 में भी काम कर चुका हूँ मैं, जब वो लोग स्कूल में थे या पैदा ही नहीं हुए थे, यू नो। तो मैं वो भी नहीं पता था कि मैं पहले काम कर चुका हूँ, इतनी फिल्में कर चुका हूँ, इतनी टीवी सीरियल कर चुका हूँ। बट मैंने कभी काम, डैडी बोलते थे या तो काम मांग या भीख मांग, लेकिन काम को कभी भी भीख की तरह मत मांग। क्या बात है, शानदार कोट है। तो मेरा ये था कि काम मांगो, अपने हक से मांगो, यू नो। तो ये जो चीज़ें थी डैडी की, काम मांग या भीख मांग, या तो काम मांग या भीख मांग, बिकॉज आप काम नहीं मांगो तो कोई काम देगा नहीं आपको। और खास करके हमारी इंडस्ट्री में, बिकॉज जितने भी लोग सब बताते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, कल नहीं यार कल ना मैं एक काम करते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं, सब बताते हैं कि बिजी हूँ मैं। काम किसी के पास नहीं है। काम अगर नहीं भी होगा ना तो वो ज़्यादा बिजी बताएगा अपने आप को, और उस चक्कर में बेचारों को और काम नहीं मिलता। और फिर मैं क्यों मांगूँ, मैं तो अच्छा हूँ। इफ़ दे फील दे शुड कम एंड आस्क मी, कोई नहीं आएगा भाई, बिकॉज सबको लगता है आप बिजी हो, सबको लगता है। तो हमेशा बोलते थे या तो काम मांग या भीख मांग, लेकिन काम को कभी भी भीख की तरह मत मांग। वो आपका हक है, आपकी रोजी रोटी है, ऊपर वाला देता है, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सो अगेन उस समय काम वाम कितना मिला और नहीं मिला, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं था। लेकिन काम करना था, वापस से इंडस्ट्री में आना था, वापस से सेट पे आना था, बिकॉज काम तो यही मिलता है, घर बैठे बैठे नहीं होता, यू नो। आपको सेट पे ही काम से ही काम मिलता है। तो एक शो था मुंह बोली शादी जो मैंने किया था, उसमें मेरा कोई रोल भी नहीं था, मैं पीछे ही खड़ा रहता था, वो कैरेक्टर वैसा था। ये कौन से समय की बात है? ये है 2016। तो बहुत पुरानी बात नहीं है मतलब ये? हाँ 2016। तो आपका स्ट्रगल चल रहा है सतत? हाँ, मतलब। और उसमें मुझे 3000 रुपीज़ पर डे मिलता था। और किसी को नहीं पता था कि ये वही नासिर हाँ, है जो अलादीन के समय से काम हाँ, करते चले आ रहे हैं। और वो शो 3 महीने की शूटिंग हुई, फिर वो शो शूटिंग बंद हो गई, और फिर 6 महीने के बाद वो एयर पे आया, और वो 3 महीने में फिर निकल भी गया। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मैंने काम भी किया, पैसे भी नहीं मिले, मतलब वैसे पैसे मिले बट देयर वाज नो कि 3000 रुपीज़ इज़ नथिंग। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार पैसे कम मिले, मेरा था काम करना है मुझे, बिकॉज मैं इतनी जगह गया हूँ। शायद मेरी एज वैसी थी कि ना आप हस्बैंड लग रहे हो, ना बाप लग रहे हो, ना मेन लीड लग रहे हो, तो यू नो आप ना बाप भी नहीं लग रहे हो। अच्छा, तो बड़े भाई का रोल ही नहीं इसमें। बड़े भाई के लिए आप थोड़े बड़े लग रहे हो, बाप के लिए थोड़े छोटे लग रहे हो, हीरो के लिए तो लग ही नहीं रहे हो। तो वो एक एज आ चुकी थी, एंड ठीक है अब तो फादर के रोल्स आते हैं, बिकॉज आई एम लुकिंग लाइक अ फादर, एक्चुअली आई एम नॉट बट नहीं माशाल्लाह आपने काफी मेंटेन किया है। मुझसे उम्र में बड़े हैं, शायद मैं ही थोड़ा बड़ा लग रहा हूँ अच्छा ये बताइए नासिर भाई, मतलब एक बंदा जो अमिताभ बच्चन के साथ में काम कर चुका है, हेमा मालिनी के साथ में काम कर चुका है, जो एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बागबान का हिस्सा रहा है और इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, उसको कोई पहचान नहीं रहा है। ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब ये कैसे हो जाता है, क्या इतनी जल्दी भुला दिया जाता है, या आपके वो जो कैरेक्टर थे वो इतने विलेन वाले थे कि उनको याद रखना ही नहीं चाहता था कोई? बिकॉज वो जो फिल्में थी जब मैंने किया था, और जब मैंने ये काम ख़त्म करके और जब मैं वापस आया, बिकॉज ये जो कोल का बिजनेस था, ये एक अच्छे दौर पे ख़त्म नहीं हुआ। वो जो 1.5-2 साल था जिसमें बैंकरप्सी एंड फैक्ट्री बंद होना एंड का जो समय रहा है वो बहुत तकलीफ, तो उसमें बहुत स्ट्रेस, एंड मैं बहुत मोटा हो गया था, बहुत आउट ऑफ शेप हो गया था। आई वॉज इन अ वेरी डिस्ट्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड कि यू नो अब कहाँ कैसे निकलूँगा इससे, कि यू नो एवरीथिंग इज़ गॉन, हाउ डू आई रीस्टार्ट, वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से शुरू करूँ मैं। तो ये था कि चलो भाई यहाँ जाओ, अब यहाँ आए तो सब चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, सिस्टम पूरा बदल गया, इंडस्ट्री पूरी बदल गई कि ये क्या करना चाहिए, ऑडिशन करना है, ये क्या होता है, कास्टिंग डायरेक्टर वो क्या होता है। मेरे लिए सब नया था, यू नो। बट उस चीज़ ने मुझे रोका नहीं, मैं करता गया। वो शो किया, फिर कुछ और शो किया, फिर कुछ एपिसोडिक शोज़ किए। फिर एक शो मेरा आया था शुभ लाभ। वो शो जो था, उस शो से मुझे
एज अ एक्टर, एज अ मतलब मुझे पर्सनली, इमोशनली और फाइनेंशियली उस शो से मुझे बहुत ठहराव मिला। बिकॉज और ये कोल वाले बिजनेस के कितना समय बाद में था कि आप फिर से शेप में आ गए, फिर से आप पटरी पर आने के प्रयास करने लगे? ये शुभ लाभ जब मैंने शुरू किया था ना, उसके बाद अगर आप शुभ लाभ के पहले एपिसोड देखो तो आपको नजर आएगा मेरा पेट था और बाल मेरे पूरे सफेद थे, मतलब सफेद थे नहीं, मेरे बाल सफेद हैं, मैं कलर करता हूँ। तो उस शो में जो मेरा काम था लोगों को बहुत अप्रिशिएट हुआ, लोगों ने पसंद किया एंड मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ यार आई स्टिल हैव इट। तो मुझे एज एन एक्टर मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला और उसमें जो मेरे को आर्टिस्ट थे, मैं क्रेडिट मेरे प्रोड्यूसर्स के साथ साथ मेरे को आर्टिस्ट को दूंगा, जो यंग लड़के लड़कियां थे वो कहते थे कि हमको लगा था कि आप सीनियर एक्टर हो, आप बहुत सीरियस होंगे, आप चिल्लाओगे, डांटोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मस्ती आप करते हो, सबकी फिरकी आप लेते हो, रीटेक पे रीटेक आप देते हो, टेक में आप हंसते हो, तो आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा वो क्या है? बोले सोशल मीडिया, आप ये वीडियो बनाओ, ऐसे बनो, ये करो। नहीं, ये सब कौन करेगा, ऐसे मेरे से नहीं होता भाई। तो वो एक आध साल लगा उनको मुझे कन्विंस करने में कि आप करो, आप बनाओ, आप आओ, आप दिखाओ। और मेरे लिए सबसे अच्छा रहा कोविड का टाइम, क्योंकि जब कोविड का टाइम आया तो मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं यहाँ हूँ और सब यहाँ पहुँच गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। लेकिन जब कोविड आया तो मैं तो यहाँ नहीं पहुँचा, सब यहाँ आ गए। तो मुझे लगा कि ऊपर वाला वाकई मुझे बहुत प्यार करता है कि यार ये कुछ नहीं कर पा रहा तो मैं ही कुछ कर दूं। मैं तो यहाँ नहीं गया, सब यहाँ आ गए। तो जब वो दौर आया ना तो मैंने कहा दिस इज़ इट ब्रो। फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। मैं टेरेस पे वर्कआउट करता था, दिन हो के रात हो, और मैं एडिटिंग बैठ के सीखता था, मैं म्यूज़िक कैसे बनाते बैठ के सीखता था, जो स्किल्स हैं मैं शूट करता था, मैं सारी चीज़ें बैठ के यूट्यूब पे पढ़ता था, देखता था, लिखता था, उसको एग्जीक्यूट करता था। पूरा 2 साल मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, मैं दिमाग मेरा ख़राब नहीं हुआ, मैंने एजुकेट किया खुद को, मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाई, क्योंकि मुझे पता था ये वक्त कभी ना कभी ख़त्म होगा और जिस दिन ख़त्म होगा दुनिया चेंज हो जाएगी। आई हैड दिस थिंग कि दुनिया चेंज हो जाएगी। शुभ लाभ के बाद में आपका जो हीरा मंडी अभी आया है, हीरा मंडी अभी आया, हाँ, तो यही बड़ा प्रोजेक्ट रहा है, इसके बीच में काम मिलते रहे? छोटे काम मिलते रहे। मैंने 1-2 वेब सीरीज की है, अभी तक रिलीज नहीं हुई है, बट उसमें भी छोटा मतलब ऐसा था। उसके बाद अगर आपको लगा कि रिकॉग्निशन वाला कोई काम आया तो ये हीरा मंडी आया, कि बड़े ग्रैंड लेवल पर आया, चर्चा में भी आया, आपके रोल को पसंद भी किया गया। नसीरुद्दीन काजी साहब की बात जी, इनका असली नाम जो नासिरुद्दीन काजी है, जिसको नसीरुद्दीन भी अच्छे एक्टर है। हाँ, और इन्होंने नासिर किया, फिर नासिर खान जो है वो इंडस्ट्री ने कर दिया। अब ये बताइए मुझे कि आप जब गए शुरुआती दौर में, अलादीन भी आपको क्या खुद के प्रयासों से मिला? बड़ी छोटी आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय पे? अलादीन वाज 1996, तो मेरी पैदाइश 1969 की है, तो 69 to 99 कितने साल हो गए? ठीक ठाक हो गया, ठीक ठाक हो गया। हाँ। बिकॉज मैंने शुरू तो आपकी एज अच्छी थी, आवाज जो है ऐसे लगता था कोई बालक बोल रहा हो। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो जॉनी वॉकर साहब हैं, उनका वो तो मैं अभी भी लगता हूँ, देखो उनका कोई श्रेय रहा आपको ये काम दिलवाने में, या कभी उनके नाम का कोई इस्तेमाल आपने किया? कभी नहीं किया? कभी भी नहीं, डेलिबरेटली। बिकॉज जब मैंने शुरू किया था मैंने बोला था ना कि मैं आपका नाम यूज नहीं करूंगा, और उन्होंने भी कहा था। एंड इसीलिए मुझे लगता है, एंड मैं एज अ नासिर में ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने करियर शुरू किया था ना, तब चीज़ें होती गई। अब मैं कॉन्शियसली अपने करियर पे, अपने आप पे ध्यान दे रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँ, जो मैंने तब नहीं किया था। मैंने तब बहुत लाइटली लिया था, मैंने तब इतना सीरियसली नहीं
उन चीज़ों पे फोकस किया था, सर हो रहा है हो जाए, ये सीन में से रोल कट गई, ये फिल्म में से रोल कट गया। एक बड़ा डिफरेंस मुझे अभी नासिर भाई आपकी बात से एक समझ में आया कि एक है जॉनी वॉकर साहब का करियर, आप देखेंगे मुझे लगता है जो मेरी जानकारी 10-12 साल का उनका ऐसा करियर रहा जब उन्होंने दबा के फिल्में करी कि हर साल उनकी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, 16 फिल्में एक साल में अगर कोई कर रहा है मान लीजिए तो कितनी बड़ी तादाद। लेकिन 1954 से लेके 1960 तक डैडी की 100 फिल्में रिलीज हुई, बताइए। और उसके बाद में अचानक से उन्होंने डेलिबरेटली फिल्में कम कर दी, और मेरी जो जानकारी है उसमें गुरुदत्त साहब का निधन होना, क्योंकि वो बड़े अच्छे मित्र थे, शुरुआती दौर से जुड़े हुए थे, और अनफॉर्चुनेट कंडीशन में उनका निधन होना वो बड़ा शॉक दे गया। क्या वो भी एक वजह थी? जी। क्या वजह रही कि जॉनी वॉकर साहब एकदम से कट ऑफ हो गए? एक तो वजह वो थी जो आपने कहा कि जब मैं गरीब था मैं तब भी गधे की तरह काम कर रहा था, अब जब सब कुछ मिला मैं तब भी गधे की तरह काम कर रहा हूँ। तो मेरी अमीरी और मेरी गरीबी में फ़र्क क्या है? मैं तब भी गधा था, अब भी गधा हूँ, तो अब काम नहीं करना भाई, छोड़ दो। एक ये था। दूसरा, गुरुदत्त साहब की डेथ एक बहुत पर्सनल और प्रोफेशनल इम्पैक्ट रहा डैडी के ऊपर। और वो जो मिड 60s का दौर था तब सिनेमा थोड़ा चेंज हो रहा था, थोड़ा नॉटी हो रहा था, थोड़ा सा वल्गर हो रहा था, तो वो उनके टेस्ट और उनके फ्लेवर के ख़िलाफ़ था। तो वो भी कि अब ये नहीं करना भाई, मुझसे ये नहीं होगा। तो उनका ये था कि अगर आप चीज़ों को चेंज नहीं कर पाते तो पीछे हट जाओ। तो ही सर मैं कहाँ जाके सबको एक्सप्लेन करूँ? कितनी कॉमेडी, कितना आर्ट बचा था। ये चाची 420 में समझ में आता है, लोग एकदम से शॉक्ड रह गए कि अचानक से जॉनी वॉकर साहब इतने समय बाद आए और वही अंदाज और वही इम्पैक्ट, एक एक सीन में उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा। 14 साल के बाद उन्होंने काम किया, 14 साल के गैप के बाद में काम किया था, और उनकी अदाकारी में कोई फर्क नहीं। अच्छा हाँ, वो शराब वाला मामला बरकरार था उसमें, वो उनके साथ जुड़ा हुआ था। और वो उसमें मज़ेदार किस्सा ये है कि जब हम लोग एक्चुअली चेन्नई के साथ, तब मद्रास के साथ डैडी का एक अजीब व गरीब रिलेशनशिप रहा। पहली बार जब डैडी मद्रास गए उस ज़माने में 50s में, लेट 50s में, तो उन्हें कॉल आया कि उनकी मदर का इंतकाल हो गया, तो वहाँ से वापस आ गए। दूसरी बार जब मद्रास गए तो कॉल आया कि उनके ब्रदर इन लॉ का इंतकाल हो गया, तो वापस आ गए। तीसरी बार जब गए तो कहते थे कि मैं होटल के कमरे में पहुंचा और मैंने बैग नीचे रखा भी नहीं कि फ़ोन की घंटी बजी, और बैग मेरे हाथ में था और मैंने फ़ोन उठाया और वहाँ से आवाज़ आई कि जॉनी गुरुदत्त चले गए। तो कहते हैं मैंने कमरे में बैग नीचे रखा भी नहीं, मैं फ़ोन रखा और मैं पलट के वापस आ गया, और चेन्नई नहीं गए, फिर वो कभी नहीं गए। और जब चाची 420 की बात हुई, सब चीज़ फाइनल हो गई, फिर ये था कि उसकी शूटिंग तो चेन्नई में होगी। तो पूरी फ़्लाइट में वो मेरा हाथ पकड़ के डरते रहे कि कुछ होगा नासिर, कुछ होगा नासिर, कुछ होगा। तो मैंने कहा डैडी कुछ भी नहीं होगा। बोले तुझे नहीं पता कि क्या क्या हुआ है। एंड ही वॉज वेरी वेरी स्कैर्ड एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड डैडी वो मद्रास था, अभी चेन्नई हो गया, अभी चेंज हो गया, वो टाइम अलग था। आई सेड इट इज़ नॉट, नहीं 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 कुछ होगा कुछ होगा। ऐसे डैडी कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत डरे हुए थे, बहुत परेशान थे, एंड लकली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ नहीं हुआ। हम वहाँ गए, शूटिंग किए, और मुझे सुबह 7 बजे उठाते, तो उठ उठ। तो क्या क्या हो डैडी? शूटिंग है शूटिंग है। मतलब डैडी 7 बज रहे, 9 बजे की शूटिंग है। हाँ तो 9 बजे तो पहुँचना है। मतलब डैडी 9 बजे की शूटिंग है, 9 बजे उठेंगे। 9 बजे उठेंगे? तो बोले गधे पागल हो गया, चल जल्दी उठ। उठे, नाश्ता वाश्ता किए, 8:30 बजे टैक्सी मंगा। मतलब टैक्सी कहाँ से मंगाऊँ? होटल की टैक्सी ले, अपन जाएंगे स्टूडियो पहुँचे, वहाँ पे कुछ भी नहीं, बिकॉज कमल हसन साहब को 5-6 घंटे लगते थे मेकअप करने के लिए। तो वो कुछ सुबह 3 बजे या 4 बजे मेकअप शुरू करते थे, ताकि वो मेकअप ऐसा था उनका कि वो लगने के बाद ही टू डायरेक्टली शूट, बिकॉज वो कुछ घंटे में पिघलना शुरू होता था। तो वो जब तक वो सेट पे आते थे तब तक 11 साढ़े 11 बजे जाते थे, बिकॉज पूरा मेकअप करना एंड देन टू गेट रेडी एंड कम ऑन द सेट। तो ऐसे थे कि डैडी 12 बजे के पहले कुछ नहीं होने वाला। पर वो 8:30 बजे स्टूडियो में आके अपने कपड़े पहन के, मेकअप का डब्बा खोल के, अपना मेकअप वेकअप करके, कुर्सी के बाहर जाके पलटी मार के बैठ के जाके बोल मैं रेडी हूँ, रोज़ सुबह 9 बजे। तो बोलते डैडी किसको बोलूँ, कोई भी नहीं है। फिर दूसरे दिन 7 बजे उठ क्या हुआ? शूटिंग है। तो मैंने बोला डैडी
क्या कर रहा रोज मेरी नींद आप खराब करते He was so dedicated. या एंड ही यूज्ड टू से, ही सेड, क्योंकि मैंने यही सीखा है, मुझे यही पता है। और एक और चीज़ जो मैंने डैडी की नोट की, और ये परसों मैं खुद अभी शूटिंग करता 3-4 दिन पहले, तो मैंने एक एक्टर से यही बात कही जो अब मैं आपको कह रहा हूँ। तो जब डैडी का काम ख़त्म होता था, वो अपने कपड़े उतारते थे, उसको फोल्ड करते थे, उसको प्रॉपर रख के चले जाते थे। तो मैं उनको बोलता था कि आप, क्या होता है, पैकअप हो गया, कपड़े उतारे, फेंक के निकल गए। तो ऐसे सर ये प्रोडक्शन के कपड़े, बोले नहीं ये प्रोडक्शन के कपड़े नहीं है, ये मेरे कपड़े हैं, ये जो मैं जोसेफ बना हूँ ये जोसेफ के कपड़े हैं, ये प्रोडक्शन के कपड़े नहीं है। ये प्रोडक्शन के कपड़े थे जब उन्होंने खरीदे, लेकिन अब ये जोसेफ के कपड़े बन गए, क्योंकि जोसेफ ही कपड़े पहनता है और मैं बनता हूँ जोसेफ, तो ये मेरे कपड़े हैं। तो मैं कपड़े फेंक के ज़मीन पर जाऊँगा नहीं, मैं चप्पल उल्टी रख के जाऊँगा नहीं, मैं अपने कपड़े, जैसे आप और हम सब अपने घर में अपने कपड़े सब तय करके रखते हैं, तो पैकअप के बाद पूरे ध्यान से कपड़े निकाल के फोल्ड करके रखते हैं। और मैं भी करता हूँ, मैंने भी सीखा है, और मैं जो नए एक्टरों के साथ काम करता हूँ मैं उन्हें बोलता भी हूँ कि मेकअप रूम में कपड़े फेंको मत, बिकॉज ये बहुत ईजिली एक्टर बोल देता है कि ये बात बताती है कि जॉनी वॉकर साहब जैसे स्क्रीन पे दिखते थे या जो उनके कैरेक्टर्स होते थे वो उससे बिल्कुल जुदा पर्सनालिटी थी। वो बहुत गंभीर और बहुत ही फिलोसॉफिकल बहुत व्यक्ति रहे। फिलोसॉफिकल थे। शराब कभी पी उन्होंने सचमुच में? हमारे घर में भी आज तक किसी ने नहीं पी। आप भी नहीं पीते? नहीं, हमारे घर में अलाउड नहीं है। आपका भी एक वीडियो देख रहा था कि सारे, मुझे सपना आया कि सारे काम खत्म करने हैं, तो बियर की बोतलें रखी थी वो मैंने खत्म कर दी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि आई एम बीइंग ऑन सोशल मीडिया डूइंग थिंग्स व्हाट पीपल आर डूइंग। लेकिन सोशल मीडिया की लाइफ, वही तो प्रॉब्लम है ना कि सोशल मीडिया की लाइफ अलग होती है, आपकी लाइफ अलग होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। फ़र्क करना आना चाहिए। आप मेरा सोशल मीडिया देख लो, आप मुझे बताओ आपको कहीं मेरी फैमिली उसमें नजर आएगी? दैट इज माई वर्क। नहीं, आपकी फैमिली से तो सेकंड जनरेशन नहीं, सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी नहीं है। मुझे ये बताइए कि वैसे तो कई कहानियां मिलती हैं, आपने क्या होता ना प्रॉब्लम, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या होता ना, आजकल सेलिब्रिटीज ही अपने बेडरूम में से फोटो खींच के डाल देते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने क्लोजेट के बारे में, ये मेरा क्लोजेट, ये मेरे कपड़े, ये मेरे बच्चे, मेरा बच्चा सो रहा है, बच्चे की नैपी चेंज करूँगा। तो आप सुबह से रात तक अपनी पर्सनल लाइफ आप पब्लिक को दिखाते हैं, और जब पब्लिक आपके पास आती है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलने के लिए, आपको बोला लगता है डोंट, दिस इज माई पर्सनल लाइफ, डोंट टॉक अबाउट इट। तो मुझे वो बात समझ नहीं आती है। इनको स्टार्स क्यों बोलते हैं? ये जो बोलते हैं ना कि ये स्टार है, स्टार क्यों बोलते हैं? दूर है, दूर है, ऊपर है, आसमान में है, आपको से नजर आता है, आप छू नहीं सकते। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम वो हो गई है कि पीपल फॉरगेट कि दिस इज सोशल मीडिया, इट इज नॉट पर्सनल मीडिया। और हम एक्टर्स की लाइफ वैसी ही पब्लिक लाइफ होती है, लेकिन वो जो हद है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। वो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें इनको हमारी निजी जिंदगी के बारे में कितना दिखाना है या बताना है। जी। जो पब्लिक न्यूज़ है पब्लिक न्यूज़ है, लेकिन जो आप देखते हैं कि घर की बातें भी लोग शेयर करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये, आप मुझे उसी पॉइंट पर ले आए, पब्लिक न्यूज़। पब्लिक न्यूज़ में जॉनी वॉकर साहब का जो नाम पड़ा, उसके कई किस्से हम सुनते हैं, कई हमने भी पढ़े कि किस तरीके से उनको शुरुआत में टाइटल नहीं मिला और फिर उसके बाद में एकदम से उनको नाम दिया गया था कि ये रख लो यार, तुमने एक दारूबाज की एक्टिंग की है तो तुम जॉनी वॉकर रख लो, ब्रांड के नाम से ही। पापा या आपके फादर कैसे आपको बताते थे कि ये उस नाम को कैसे लेते थे? वो उनकी पहचान बन गया था, उनका नाम है बदरुद्दीन काजी जॉनी वॉकर के तौर पर, और फिर आपके चाचा टोनी वॉकर रख रहे हैं अपना नाम, आप अब नासिर वॉकर रखने वाले हैं, ये आप बदलाव कर रहे हैं। तो इस नाम को वो स्वयं कैसे लेते थे? वो खुद इस पर क्या महसूस करते थे? वो बहुत कट टू कट आदमी थे। वो कभी फोटोग्राफ्स नहीं खिंचाते थे, वो कभी बहुत कम ऑटोग्राफ देते थे। अगर किसी के पास ऑटोग्राफ बुक हो तो ही वो ऑटोग्राफ देते थे। अगर कोई आ जाए ना पेपर लेके, टिश्यू लेके, सर आपका ऑटो, बोले नहीं, दूंगा ही नहीं, देते ही नहीं थे। वो लाख बोले सर प्लीज़, बोले नहीं, किताब लेकर ऑटोग्राफ बुक, क्योंकि उनका था कि ये पेपर पे लेके फेंक देगा, कल को फेंक दे, ऑटोग्राफ बुक रखी रहेगी, बिकॉज उसमें और उसके और यादगार, एंड इट्स ए मेमोरी।
एंड मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली फेसबुक पे किसी ने मुझे 1966 का डैडी का एक ऑटोग्राफ का फ़ोटो भेजा कि वो एक कहानी के साथ कि मैं उन्हें यहाँ मिला था और उन्होंने मना किया। फिर मैं ऑटोग्राफ बुक खरीद के मैं उनके पास गया और तब उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ बुक में ऑटोग्राफ दिया और वो आज भी मेरे पास है। तो 1996 से लेके 2024 तक उस आदमी ने वो सेव करके रखा है। तो ही यूज्ड टू से कि हमने मेहनत की है नाम कमाने के लिए, कचरे के डब्बे में डालने के लिए नहीं। आपकी बहुत फिल्में क्यों नहीं देखने को मिली? मतलब मुझे अभी ये बात करते करते महसूस हो रहा है कि आपको और काम मिलना चाहिए था, आपका और काम सामने आना चाहिए था। अच्छी शुरुआत रही आपकी, शुरुआत भले ही देर से हुई, भले ही आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आप खुद आकलन करते हैं कि कुछ कमियां रही हैं, आपकी तरफ से भी रही हैं कि आप? मेरी ही तरफ से रही हैं। क्या क्या रही वो? मेरी, बिकॉज मैं पुशी नहीं था, मैं गो गेटर नहीं था, मैं कभी झगड़ा नहीं किया, मैं कभी अपने आप को इम्पोज नहीं किया, मैंने कभी फोर्स नहीं किया, मैंने कभी आई विल नॉट यूज़ द चमचागिरी नहीं की, मैं कभी जाके किसी की झूठी तारीफ़ नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो मेरा रोल बढ़ा दे या मेरा सीन नहीं काटे। मैं जाता था, काम करके घर आता था, मैं कभी उनकी पार्टीज़ में या महफ़िलों में जाता नहीं था, मैं कभी उन चीज़ों का हिस्सा नहीं रहा। एंड आई थिंक उस वजह से कि मेरी वो चीज़ें नहीं करने की वजह से वो धीरे धीरे वगैरह नहीं आ रही तो आता नहीं है, इसको बुलाओ नहीं आ रही है, तो आप उतना सोशलाइज नहीं करते थे जितना सामने। हाँ। जॉनी वॉकर साहब के भी तो पुराने लोग मिलने आते होंगे, क्योंकि वो बड़े उसूलों के आदमी थे और बहुत अलग अंदाज के आदमी थे। उनका जो स्टारडम का एक वो चरम का समय रहा, एक ऐसा समय रहा जब बहुत बड़े स्टार के तौर पर लोग उनकी एक झलक पाना चाहते थे। उस दौर में उनका मेल जोल या पुराने लोगों के साथ में किस तरह से मुलाकातें होती थी? और आपके घर तो मोहम्मद रफ़ी साहब, दिलीप कुमार साहब, सबका लगातार आना जाना लगा रहता था। वो थोड़ा सा बताइए कि जॉनी वॉकर साहब कैसे ट्रीट करते थे स्टारडम को? डैडी ने कभी स्टारडम को ट्रीट ही नहीं किया। उन्होंने अपने नाम और शोहरत को कभी ट्रीट ही नहीं किया। जो मैं बात कह रहा था, वो क्यों नहीं फोटोग्राफ खिंचाते थे, वो क्यों नहीं ऑटोग्राफ देते थे? क्योंकि उनका ये था कि मैं जॉनी वॉकर नहीं हूँ भाई, मैं बदरुद्दीन काजी हूँ। तो बोले आप जॉनी वॉकर हो ना? बोले नहीं, मैं जॉनी वॉकर नहीं हूँ। नहीं आप जॉनी वॉकर हो। बोले मैं जॉनी वॉकर बनने के पैसे लेता हूँ। वो मेरा काम है। मैं एक स्टूडियो जाता हूँ, मेकअप करता हूँ, मूंछ लगाता हूँ और करके आवाज़ चेंज करके नकल करता हूँ। एक जॉनी वॉकर बनता हूँ मैं जॉनी वॉकर हूँ नहीं। मैं ज़िंदगी में ये कुर्ता पजामा चप्पल पहनने वाला आदमी हूँ, सिंपल आदमी हूँ। चाय पीता हूँ, पानी पीता हूँ, खुश रहता हूँ, सब्जी रोटी खाता हूँ। ना मैंने आज तक शराब को छुआ है, ना हमारे घर में आज तक शराब आई है। सो आई डोंट डू ऑल दैट। दैट इज़ अ कैरेक्टर आई प्ले, दैट इज़ अ नेम आई हैव टू मेंटेन ओवर देयर। तो वहाँ है, आप पर्दे में जाके देखो ना, आपको जॉनी वॉकर देखेगा। यहाँ पे कोई जॉनी वॉकर नहीं है। और वो नाम, वो शोहरत, वो चीज़, वो क्या है? मेन इज़ आपके जाने के बाद लोग आपको याद कैसे रखते हैं। जॉनी वॉकर से भी बहुत बड़े कलाकार रहे हैं दुनिया में। इज्जत किस किस की रही है? मेन चीज़ वो है ना कि आज भी इतने सालों के बाद भी जब लोग मुझे मिलते हैं या लोगों को पता चलता है तो इतने रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं डैडी के बारे में या उनका नाम लेते हैं। कहानियाँ होती है लोगों के पास, किस्से होते हैं लोगों के पास मुझे बताने के लिए। अरे पता है आपके फादर आए थे, जैसे आपने बोला स्कूल में था ना, मैं गया था वहाँ देखा था जॉनी वॉकर, तो एक किस्सा है। आई मीन कितने सारे लोग होंगे कि लोगों के पास उनका किस्सा होगा। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जॉनी वॉकर हूँ, और ना हमारी वैसी परवरिश की, बस में जाओ। मैं आज भी मैं अपने बच्चों को जब गाड़ी में लेके जाता हूँ और सामने BST बस आके रुकती है तो मैं बोलता हूँ कि यू सी दैट मैन, दैट वाज योर दादा, जो बस कंडक्टर होता है। 2 साल डैडी बस कंडक्टर रहे, तो मैं क्यों नहीं बस कंडक्टर बन सकता? अगर मेरे फादर कर सकते तो मुझे करने में क्या शर्म है? तो वो जो शो मैंने किया था, काम ही करना है ना, इज्जत की ही रोटी कमानी है ना। तो जब मेरे फादर माहिम के मेले में नारेबाजी करते थे, रात भर साइकिल चलाते थे कि आज काम करूँगा तो कल मुझे खाने को मिलेगा, नहीं तो भूखा सोना पड़ेगा, तो उनकी तो हालत वो थी ना।
दांत का मंजन डैडी ने बना के बेचा है, पतंग बना के बेची है, साइकिल की दुकानों में काम किया है, 7-7, 8-8 किलोमीटर नासिक में वो साइकिल चलाते थे, पीछे डब्बे में आइसक्रीम रख के, वो बेची है डैडी ने एक्टर बनने के पहले। 2 साल बस कंडक्टरी की है, माहिम में रहते थे, दादर डिपो तक चल के जाते थे सुबह 4 बजे, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो उन्होंने वो लाइफ देखी है ना, और वहां से निकल के वो इन चीजों में आए, और फिर ये रियलाइज होना कि यार मैं तब भी गधा था, अब भी गधा हूं। कितने लोग ये बोल पाते हैं? लो अब तो मैं बन गया भाई, अब नहीं करना मुझे, अब तो मैं जाऊंगा मर्सिडीज में। तो आप एक्टिंग में गए तो कुछ टिप्स वगैरह आपको नहीं मिल रहे थे, या क्या बोलते थे वो, किस तरह से रिएक्ट करते थे? कुछ बात ही नहीं करते थे इन चीजों के बारे में। उनको इससे बहुत मतलब नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं, क्या ही यूज्ड टू से तू गिरेगा तो खुद खड़ा हो, मैं बाप हूं, मैं खुदा नहीं हूं कि मैं तेरी जिंदगी बनाऊंगा। और ये आपके सारे ब्रदर सिस्टर सबके लिए यही? मेरे बच्चों के लिए भी यही है, मेरे बच्चों के लिए भी यही है। आई एम योर फादर, आई एम नॉट गॉड। मैं आपको सलाह दे सकता हूं। उन्होंने, मेरे माँ बाप ने हमको सबसे अच्छी चीज़ ये दी है कि डिसीजन लेना सीखो, फैसला तुमको करना है। अगर आप आके पूछोगे किसी भी माँ बाप को, किसी भी आपके भी माँ बाप को अगर आप जाके पूछोगे ना, बिकॉज एक उम्र के बाद, एक चीज़ों के बाद, हर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबके माँ बाप का एक एक्सपीरियंस हो जाता है ज़िंदगी का। आप अपने माँ बाप से कुछ भी पूछोगे ना, वो एज एक्सपीरियंस, हाँ मैं ये कर चुका हूँ, हाँ मुझे इसके बारे में पता है, हाँ ये हमारे साथ हुआ है, हर इमोशन फील कर चुके हैं, हर जज्बा फील कर चुके हैं, हर सिचुएशन में रह चुके हैं, निकल चुके हैं, फंस चुके हैं। दे हैव सीन इट ऑल। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब माँ बाप बच्चों के, नहीं तुझे ये करना है, नहीं बेटा अगर ये करेगा तो ऐसा होगा, ये करेगा तो ऐसा होगा, ये करे, बाकी अभी तू डिसाइड कर तेरे को कहाँ जाना है। तो इसलिए जो आपका सवाल था कि हाँ, अगर डैडी मुझे फोर्स करते तो मुझे लगता यार अगर मैं ना कुछ और करता मैं शायद सक्सेस होता। डैडी ने ना मुझे एक्टर बना दिया और अब मैं देखो ना मैं ना खुश हूँ, जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हो रहा है, देख रहे हैं हम कई एग्जाम्पल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक और जब जॉनी वॉकर साहब की बात होती है तो बहुत ही डिफरेंट है, वो शख्सियत ही अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि हमने बहुत सारे कॉमेडियन देखे, हमने थ्रू आउट दी ईयर्स इंडस्ट्री में कई बड़े बड़े कॉमेडियंस को आते जाते देखा। महमूद साहब तो खैर उनको बड़ा मानते भी थे, जॉनी वॉकर साहब को, उसके बाद में भी। लेकिन ऐसा कोई कॉमेडियन नहीं देखा जिस कॉमेडियन का फोटो छाप के पिक्चर बिकती हो पोस्टर पर। ऐसा कोई कॉमेडियन नहीं दिखा जिसके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब सबसे ज़्यादा गाने गा रहे हो। ये क्या था, मतलब क्या था उनके अंदर जो ये डिफरेंट किरदार पैदा करता है? आप उनको कॉमेडियन बोल ही नहीं सकते हैं। अभी भी जब उनको कॉमेडियन बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उस कल्ट को जो फिल्म को ड्राइव करके ले जा रहा है। करेक्ट। या तो फिल्मी कॉमेडी, जैसे गोविंदा है, कॉमेडी भी है और हीरो भी है, उस तरीके से फिल्म। वो एक ऐसा एरा था जिसमें हीरो को कॉमेडियन को अलग किया जाता था, लेकिन जॉनी वॉकर साहब दोनों चीजें साथ में लेकर, क्या था उनके अंदर वो चीज थोड़ा सा बताइए। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो इतने गाने गाए, वो कैसे हुआ कि एक कॉमेडियन पर इतने गाने पिक्चराइज हो रहे हैं, वो भी रफ़ी साहब के गाने? तो उसके बारे में मेरी तो कोई ना पोजीशन है ना हैसियत है कहने के बारे में, बिकॉज वो मेरे फादर हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। ऊपर से वो जॉनी वॉकर है, मुझसे बड़े कलाकार रहे। पर मैं एक बेटे होने के नाते ये बात कहूँगा कि ये चीज़ जो मैंने अपने फादर से सीखी, एंड मैं चाहता हूँ कि लोग भी सीखें, आप भी सीखो, और आप ये कल से करना शुरू करोगे ना तो आप देखो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। डैडी का क्या था ना यार, आपका ना आनंद में ना क्या आपने काम किया, नहीं तो गुलजार साहब ने बहुत अच्छा लिखा था, ऋषि दा ने क्या डायरेक्ट किया था, यार आपका तेल वाले चंपी क्या गाना है, नहीं वो रफ़ी साहब ने गाया बहुत अच्छा था। यार वो नया दौर में आपका जो सीन था ना, अरे वो तो चोपड़ा साहब थे, तो दिलीप साहब सामने थे ना, तो वो तो डैडी ने कभी किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया। He always gave the credit to his director, to his writer, to the music directors, lyricist नौशाद साहब, रवि साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, जितने भी उनके को एक्टर्स थे ना,
डैडी ने हमेशा क्रेडिट, जैसे अगर आप चाची का भी पूछते हैं बोलते हो तो कमल हसन वाज अ ग्रेट मैन, क्या टैलेंट आदमी, उसने मेरे से करवाया। तो मैंने ये बात नोट की कि डैडी ने कभी भी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया। तो जब आप किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेते हो ना, तो कभी भी उस चीज़ को खोने का अफसोस नहीं होता। हम क्या करते हैं, मैंने क्या इंटरव्यू दिया, देखना क्या मैंने बातें बोली, नहीं मैंने नहीं बोला, आपने बुलवाई। नहीं, आप बोल बहुत अच्छा रहे हैं, मैंने नहीं लिया इंटरव्यू। ये देखो सीख गए, लाइफ चेंज हो गई, तुरंत सीखना पड़ेगा। तो ये वैसी बात है। मैं समझ तो गया। उन्होंने कभी ये चीज़, एंड आई थिंक बिकॉज उन्होंने ये क्रेडिट नहीं लिया, इसीलिए आप जो ये बातें बोल रहे हो ना कि उनके नाम पे फिल्में ऑल इंडिया क्लोज होती थी, कि जॉनी वॉकर का लेटर है, हीरो हीरोइन को नहीं पता, ऑल इंडिया क्लोज। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में कर पाए, और नॉन हीरोज में से तो कोई भी नहीं है, नॉन हीरोज में कोई भी नहीं है। हाँ, आपके पास अमिताभ बच्चन का लेटर है तो आपकी पिक्चर हो जाएगी, शाहरुख का लेटर है, सलमान खान का लेटर है, धर्मेंद्र का है तो हो जाएगी। नॉन हीरोज के लेटर पे जॉनी वॉकर के नाम पे फिल्म बनी है, जॉनी वॉकर। हाँ, एक फिल्म जॉनी वॉकर भी बनी है। तो आप मुझे बताइए 1957 में आई थी। डैडी के पहले भी बहुत सारे स्टार्स रहे, डैडी के बाद भी बहुत सारे स्टार्स रहे, किसी एक्टर के नाम पे एक फिल्म बनी है क्या? नहीं बनी। नहीं बनी, क्यों? नहीं, मेरा सवाल भी यही था आपसे। हाँ, क्यों? कि रफ़ी साहब गाना गा रहे हैं, उनके ऊपर एक कल्ट की तरह दिखाई देते हैं। किशोर कुमार एंड मोहम्मद रफ़ी आर द टू बिगेस्ट मेल सिंगर्स, टू बिगेस्ट मेल सिंगर्स। किशोर कुमार ने सबसे ज़्यादा गाने कौन से हीरो के लिए गाए? राजेश खन्ना साहब। राजेश खन्ना, करेक्ट। मतलब ऐसा माना जाता है, हो सकता है नंबर्स में किसी और के लिए भी। ओके, राजेश खन्ना सुपरस्टार। हाँ, ठीक। मोहम्मद रफ़ी ने किसके लिए सबसे ज़्यादा गाने गाए? जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर के लिए। अच्छा, करेक्ट। तो खत्म हो गया ना बात। मुकेश साहब ने राज कपूर के लिए गाए। तो जब आप वैसे रेट करोगे तो वेयर इज जॉनी वॉकर? ही इज राइट अप देयर। जो आपने कहा, ही वाज अ कल्ट। डैडी वाज द फर्स्ट एक्टर जिसने हिंदी नहीं, इंडियन सिनेमा में सारी लैंग्वेजेस, इंडियन सिनेमा का जॉनी वॉकर पहला एक्टर है जिसने सेक्रेटरी रखा। उसके पहले किसी एक्टर का सेक्रेटरी नहीं होता था, बिकॉज डैडी इतनी बिजी हो गए थे कि उनको काम संभालने के लिए सेक्रेटरी रखना पड़ा। सो ही वाज द फर्स्ट एक्टर हु केप्ट अ सेक्रेटरी। आज एजेंसीज हो गई है, टैलेंट मैनेजमेंट हो गए हैं, आर्टिस्ट एजेंसीज हो गई हैं, मैनेजर्स हो गए हैं, राइट। तो शुरुआत किसने की इन सब चीज़ों की? वाज माय फादर। माय फादर वाज द फर्स्ट एक्टर जिसने संडे पे काम करना बंद किया, संडे में शूटिंग नहीं करूँगा। ही वाज द फर्स्ट एक्टर। उसके पहले था ही नहीं ये सिस्टम। माय फादर वॉज द फर्स्ट एक्टर जिसने गानों में बोलना शुरू किया। आप डैडी के कितने सारे गाने, बीच में लाइन आती है, अरे किधर जा रही है, क्या कर रही है, कमाल करता है यार। उसके पहले एक्टर्स गाने में बोलते ही नहीं थे, ना आज बोलते हैं। वेयर डू एक्टर्स टॉक इन द सॉन्ग्स? दे डोंट टॉक। डैडी के कितने सारे गानों में खुद ने जॉनी वॉकर का नाम लिया है। मैं हूं मिस्टर जॉनी, फिर वो दूसरा गाना है छू मंत्र का गाना, उसमें है। तो कितने सारे गाने हैं डैडी के जिसमें वो जॉनी वॉकर का खुद का नाम लेते हैं। अजी बस शुक्रिया, उसमें भी कहता है ये जॉनी वॉकर समथिंग समथिंग समथिंग। क्या बिल्कुल अलग, बहुत गंभीर गुस्सा था या मजाक करते थे? बहुत सीरियस थे, बहुत फिलोसॉफिकल थे, बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे जो बात होती थी उनकी छोटी सी सेंटेंस में ना, 4 शब्दों में वो आपको दुनिया के बारे में, जैसे मैंने कहा ना, क्या क्या याद है वो बताइए। जैसे मैंने कहा ना कि या तो काम मांग या भीख मांग, लेकिन काम को कभी भीख की तरह मत कोट देते थे वो। हाँ, अब ये अगर आप इस बात की गांठ बांध लो, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी यंग लोग हैं हु आर आउट लुकिंग फॉर वर्क, एंड मैं क्यों मांगू? मांगो, उसमें शर्म मत करो, मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन भीख की तरह काम मत मांगो। तो काम मांगने में शर्म मत करो भाई, गो देयर आस्क फॉर वर्क, हक से मांगो, लेकिन मांगो। नहीं मांगो तो लोग ये बिजी यार, आया था मिला, उसने कुछ बोला नहीं, इसको प्रवीण को दे दो यार, प्रवीण ने चाहिए, हाँ यार एक जॉब खाली है, दे दो इसको। इसने मांगा,
उसने नहीं मांगा, यार प्रवीण को दे दिया यार, मुझे नहीं दिया। तो ये चीजें होती हैं। तो आप अभी भी मांग रहे हैं? आपका तो ऑडिशन वाला एक विवाद कह लें उसको, या आपका एक अपना एक आंदोलन आपने छेड़ा है कि ऑडिशन अब मैं नहीं दूंगा, या पता नहीं क्या आप कहना चाह रहे हैं? उसके बाद और कितने ऑडिशंस के कॉल आए पता है? अच्छा, वो वाला वीडियो देख के लोग ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं आपकी? अरे ये भी है हो क्या? ये अभी भी है, इसको बुला। आपकी फैमिली से आपके अलावा अभी वाली जनरेशन में कोई और नहीं दिखाई देता, लेकिन आपका पूरा वटवृक्ष है, पूरा का पूरा परिवार फिल्मी। सबसे बड़ा नेपोटिज्म का केस आप हो सकते थे, लेकिन वो उस पर हम बात नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने इस्तेमाल नहीं किया वो नाम। लेकिन आपका तो मम्मी, मौसी, शकीला जी, मौसी, आपकी मम्मी की छोटी सिस्टर गजल आंटी भी एक्ट्रेस थी। वो भी एक्ट्रेस। चाचा आपके सारे चाचा, के सारे वही जो चाचा हैं, एक्टर कोई थे। डिस्ट्रीब्यूशन में है, कोई एक्टिंग में है, कोई प्रोडक्शन में है सब। तो ये बताइए जरा, मम्मी का एक उन पे तो अलग से एक बात, मुझे लगता है एक इंटरव्यू उन पे अलग से करना होगा फिर भी, क्योंकि बिल्कुल बात मम्मी बहुत फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट थी। मम्मी ने अनमोल घड़ी फिल्म की है, 2 बीघा जमीन की है, बहुत कल्ट फिल्में रही हैं ये। नौकरी विद किशोर कुमार, छोटा सा घर होगा बादल, वो दैट इज माय मदर। तो मम्मी ने बहुत सारी फिल्में की हैं एज एन एक्ट्रेस। आर पार में थी डैडी के साथ। हाँ, वो तो खैर बहुत ही प्यारा कपल। एंड वहीं से फिर वहाँ शादी होके फिर उनने काम छोड़ के घर संभालना शुरू किया। मैं रिसेंटली भी देखा है मैंने फिल्मों को इनको, और मुझे बहुत पसंद है। हाँ। उसकी वजह है वो गुरुदत्त और जॉनी वॉकर कॉम्बिनेशन ही बहुत कमाल है, जो किसी भी फिल्म में दोनों उसको देख डालो आप। बिकॉज वो फिल्म में जो अबरार अलवी की लिखी हुई थी ना, अबरार अंकल ने जिस तरीके से लिखा था, वो डायलॉग्स आज भी रेलेवेंट है, आज भी वो डायलॉग। नहीं, मुझे लगता है इस पे एक बार डिटेल में बात करने की, लेकिन मम्मी जो है, मम्मी पापा की जब आर पार में ही मुलाकात हुई थी उनकी? नहीं, पहले से जानते हाँ, थे। आई थिंक ये प्यार में और शादी में कैसे तब्दील हुआ और कितना समय? मैं तो था नहीं, मुझे क्या पता। बताया तो होगा। हमें तो पता है हमारे मम्मी पापा की शादी कैसे हुई। आप गए थे? नहीं, मैं गया नहीं था अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, आप भी नहीं थे? मेरे कुछ दोस्त थे जो थे। ओके। आजकल तो रह जाते। लेकिन क्या किस्सा आप सुनते हैं उनके बारे में? आई थिंक डैडी एक फिल्म कर रहे थे, टैक्सी ड्राइवर में। आई थिंक शकील आंटी वाज देयर। तो मम्मी सेट पे जाते थे टैक्सी ड्राइवर के, तो वहाँ मुलाकात हुई एंड वहाँ से मिलना मिलाना शुरू हुआ एंड दे लाइक्ड ईच अदर एंड वो कंपैटिबिलिटी थी एंड ही प्रपोज्ड और शादी हो गई। उसके बाद कितना काम किया मम्मी ने? मम्मी ने फिर नहीं किया शादी के बाद। 1955 में शादी हो गई, फिर नहीं किया। आप भाई बहनों में किस नंबर पर आते हैं? मैं सबसे लास्ट। हम लोग 3 बहनें और 3 भाई हैं, 6। अच्छा, आप मुझे बताइए फटाफट, क्योंकि अब हम अंतिम दौर में हैं, तो आपकी जो फिल्में रहीं, जो अभी देख रहे होंगे, जब बड़े बड़ों की भूल गए तो आपकी भी भूल गए होंगे बहुत सारी पिक्चरें। एंड अच्छा है, भूलना चाहिए ताकि हमें मौका मिले नया काम करने के लिए, नए जनरेशन को, नए ऑडियंस को खींचने के लिए। बट कुछ तो याद रह जाती हैं। आप जब आर्टिस्ट जितने बैठाते हैं अपने पॉडकास्ट में, तो उनसे आप डायलॉग सुनते हैं, उनके कोई कोई चीजें होती है जो याद रहती हैं। आपको याद है कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ? नहीं, आपका नहीं। एज अ मूवी या एज अ सीन? एज अ सीन हो, एज अ मूवी, एज अ डायलॉग हो आपका? नहीं, डायलॉग तो नहीं पता, बट हाँ, मुझे जितना भी मैंने काम किया है मुझे सब याद है। एंड मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने महमूद के साथ काम किया। फिल्म भी बताते चलिए। महमूद, दुश्मन दुनिया का, ग्रेट। अच्छा, दुश्मन दुनिया का में आप थे? दुश्मन दुनिया का में था। महमूद अंकल वाज द डायरेक्टर। हाँ, मैंने देखी है वो फिल्म। उसमें बहुत सारे कैमियो अपीयरेंसेस थे, ग्रेट। शाहरुख, सलमान सब थे उसमें। तो द ग्रेट महमूद साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला अंडर हिज डायरेक्शन। तो महमूद अंकल के साथ काम किया, फिर कितने दूर कितने साथ मेहुल कुमार के साथ काम किया। मेहुल भाई ने भी कितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। ये मोहब्बत है विद उमेश मेहरा मैंने काम किया, लज्जा विद राजकुमार संतोषी मैंने काम किया, बागबान विद रवि चोपड़ा काम किया, वज़ीर विद बिजॉय नाम्बियार काम किया, हीरा मंडी विद संजय लीला बंसाली काम किया एंड कुछ और 2-3 फिल्में हैं जो। तो आई बीन वेरी लकी कि मैं बहुत अच्छे और बड़े डायरेक्टर्स के साथ। तो हीरा मंडी का तो कोई डायलॉग आपको याद ही होगा अभी का? क्या? फरीदन, असली नवाब आएंगे नहीं और आपको ये लुटा हुआ नवाब चाहिए नहीं, जो मैंने सोनाक्षी से कहा था। अच्छा, मुझे ये बताएं फटाफट कि आप
के आगे के प्रोजेक्ट क्या हैं, या आप अपने करियर को, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप एक फ्रेश स्टार्ट में बिलीव करते हैं। आपने बिजनेस भी किया या नौकरी भी की, उसके बाद में उसके सेटबैक के बाद दोबारा आपने कमबैक किया, एक स्ट्रगलर की तरह। मेरा चौथा कमबैक है। चौथा कमबैक है। अभी बताइए। नासिर वॉकर के नाम से। नासिर वॉकर, क्या करने वाले नासिर वॉकर के नाम से? मैं अभी चाहता हूं कि सोशल मीडिया हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या जो ये टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं, इनको मैं साथ लेके बढ़ूँ, इनसे सीख के इन चीज़ों में अपनी नॉलेज बढ़ा के, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। देखो, जब मैं नया था ना, तो मेरे जो सीनियर थे, मैं उनसे उनका हाथ पकड़ के चलता था कि सर ये कैसे बोलना है, सर ये कैसे करना है। जैसे गोविंद नामदेव, तो मैं उनसे पूछता था ये कैसे करना है गोविंद जी, बताओ ना, सिखाओ। नवीन निश्चल, तो मैं पहले अपने सीनियर से सीखता था। फिर 10-12 साल काम करने के बाद अब आदमी अपना एक मकाम बना लेता है, अपनी टेक्निक बना लेता है काम करने की। फिर मैंने उस तरीके से काम किया। अब जो है, जो यूथ है ना, जो यंग जनरेशन है, अब मैं उनको पकड़ पकड़ के बुलाता हूँ, ए भाई ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे होता है, बिकॉज ये फ्यूचर है। दे आर गोइंग इनटू द फ्यूचर। आपने एक दो नाम लिए, मैं चाहूँगा कि चलते चलते आप ऐसे लोगों को याद करें जिनको, ऑफ कोर्स मदर फादर और आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग जुड़े रहे, लेकिन जिन लोगों को आप इस कार्यक्रम के ज़रिए याद करना चाहते हैं, उनको ज़रूर याद करें। ऑफ कोर्स दिलीप अंकल, पूरी ज़िंदगी उनके साथ निकली है। एक फैमिली का रिलेशनशिप रहा है उनके साथ। सलीम अंकल, अगेन उनके साथ जब भी बैठो तो इतनी सारी बातें सीखने को मिलती है, इतनी सारी जानकारी आपको मिलती है। सलमा आंटी इज़ देयर, सलमान इज़ देयर, सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। यू नो, हिज लाइफ, हिज जर्नी, उसका जो करियर ग्राफ रहा है, पर्सनली जो चीज़ें हैं, एंड सो मेनी एक्टर्स दैट आर देयर, so many characters that are there, even Shahrukh for that matter, to have that rise, have that fall। अभी पठान के बाद, जवान के बाद कहाँ आ गया है वो। तो ये चीज़ें हैं, ये सीखने वाली चीज़ें हैं, इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं। लाइक इवन फॉर बॉबी, रफ़ी साहब, ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। क्या इंसान थे, कमाल के आदमी थे। याद है आपको कुछ उनके साथ? आई वॉज वेरी स्मॉल, बट या आई रिमेंबर हिम बीइंग वेरी सॉफ्ट, वेरी जेंटल। एंड बर्थडेज हमारे होते थे, उनकी फैमिली के बर्थडे के लिए हम जाते थे, हमारी फैमिली, हम 3 बार उनकी फैमिली के साथ कश्मीर गए बाय रोड। तो वैसा रिश्ता रहा। फिर नौशाद साहब, दिलीप अंकल, ये सारे लोग हमारे बंगले पे आते थे पतंग उड़ाने के लिए, तो हम लोग सब फिरकी पकड़ते थे। तो महमूद साहब, दिलीप साहब से तो आपकी बहुत मुलाकात। महमूद अंकल, जब उनके आखिर में, आई वाज सो क्लोज टू हिम। यू नो, इतने सारे किस्से, कहानियाँ, बातें इन लोगों के साथ बैठ के, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया एक अंदर भर चुका है। और मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे किस्से, उनका जो एक्सपीरियंस है, आई लाइक टू शेयर विद पीपल, ताकि लोगों को सीखने को मिले। ये चीज़ें सीख वाली होती हैं। जो मैंने अभी यहाँ पे कुछ बातें आपसे कही या मैं कहता हूँ लोगों से, तो मैं कॉन्शियसली जिनके साथ मैं काम करता हूँ, यंगस्टर्स के साथ, मैं उनको बिठा के उनको बोल, ये मत करो, ये गलत है, करना है तो ऐसे करो। देयर आर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इनफैक्ट बात यहाँ तक आते आते मैं ये बोलने भी वाला था कि मेरे पास, मुझे लगता है ऐसा एक आइडिएशन, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ अपनी पढ़ाई लिखाई से, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि आप अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया हैं और आपको ये जानकारियाँ रखनी चाहिए। आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, और सबसे बड़ी बात, आप एक विरासत को, वो शख्सियत, बेशक वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके उसूल, उनकी जो वो शख्सियत थी, वो आज भी है, वो आपके थ्रू सामने आ सकती है। और मुझे सचमुच में आज बात करके और थोड़ा बहुत ही जान पाया, मुझे तो ऐसी थोड़ी सी आँच सी मिली है जॉनी वॉकर साहब की, लेकिन वो कमाल की है। बहुत सिंपल आदमी थे। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम करें और इसी तरह युवा बने रहें, चिरयुवा बने रहें, खूब अच्छा काम करें, हम आपको खूब देखते रहें। नासिर खान, जो कि अब नासिर वॉकर के नाम से जाने जाएंगे, ये उनका एक नया फेज शुरू हो रहा है और कई यादें उन्होंने यहाँ पर रखी हैं जॉनी वॉकर साहब की, लेकिन उनका अपना जीवन, उनकी अपनी शख्सियत हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी रुको मत, हमेशा फ्रेश स्टार्ट होती है आपकी। और दूसरी बात ये है कि ये जो शोहरत है, आप कहीं पर पहुंच गए, बहुत प्रतिष्ठित हो गए हैं, ये बहुत दिनों तक किसी का भी नहीं टिकता। इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आदाब, नमस्कार।